एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके फिर वीज़ा प्रोसेस और ट्रैवलिंग तक का जो सफ़र था ये कैसा रहा? बेसिक हमें तो कुछ पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था कुछ कि क्या हमने करना है। फिर जब आपसे कॉन्टैक्ट हुआ हमारा तो हमें बिल्कुल जो हमें गाइडलाइन चाहिए थी आपने पूरा गाइड किया। अच्छा, चाइना जब आप पहुँचे तो चाइना को लेके जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो चाइना क्या वैसा था? अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं फ्यूचर में आपके लिए? हमारी एमबीबीएस की पर ईयर फ़ी होती है वहाँ पे 22,000 युआन। कोई मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है ना, बाइक पे या टकराता है किसी के साथ, तो मैक्सिमम 0 पॉइंट जो है ना वो 5 सेकंड लगते हैं या 1 सेकंड लगता है, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। एफएससी की स्टेज से लेके एक प्रॉपर कंसल्टेंट डॉक्टर बनने तक जो उसका सफ़र है उसमें कौन-कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? औसत आखिर में सॉफ्ट कंसल्टेंट्स के लिए कोई एक लाइन। हमारे साथ आपका वो जो रिलेशन है ना वो आपका इस वजह से क्योंकि आप जो है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपने हमें गाइडलाइन दी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट अब्दुल बासित जो कि ननकाना साहब पंजाब से बिलोंग करते हैं। चाइना में 3rd ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट भी हैं, रिसेंटली पाकिस्तान वापस आए हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना में 3 साल का जो उनका सफ़र था वो कैसा रहा, किस तरह की वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चाइना ही हमने क्यों चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बासित मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली आपने जब मेडिकल का डिसीजन लिया तो पाकिस्तान में क्यों एडमिशन नहीं लिया आपने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो पाकिस्तान में हम लोग एक तो मेरिट बहुत हाई था, हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हमारा नाम आ जाए, लेकिन मार्क्स हमारे बहुत अच्छे आए एफएससी में। उसके बावजूद लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरिट बहुत हाई होता है, दूसरा कंपटीशन बहुत है पाकिस्तान में, तो हम लोग सीट सिक्योर नहीं कर सके, तो इस वजह से हम चाइना मूव किए। चाइना इसलिए मूव किए हम लोग क्योंकि एक तो पाकिस्तान का रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छा था। दूसरा अगर हम स्टडी वाइज़ बात करें तो चाइना में बहुत जो अच्छी कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं पाकिस्तान के वो हमें मिलती हैं, और आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं स्टडी के हवाले से, और दूसरा वहाँ पे जो है ना हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन हुआ मिला, तो हमने फिर चाइना का डिसीजन लिया। अच्छा, पाकिस्तान में चूँकि एप्लीकेशन प्रोसेस भी होता है एडमिशन से पहले, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस भी होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके फिर वीज़ा प्रोसेस और ट्रैवलिंग तक का जो सफ़र था ये कैसा रहा? हमारा ये सफ़र बहुत स्मूथ था, इसकी वजह ये थी कि हमारे साथ आप थे, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था कुछ कि क्या हमने करना है। फिर जब आपसे कॉन्टैक्ट हुआ हमारा तो हमें बिल्कुल जो हमें गाइडलाइन चाहिए थी आपने पूरा गाइड किया। थ्रू आउट आपने जिस तरह हमें गाइड किया, इस वजह से हम बड़े स्मूथली जब तक चाइना पहुँचे और वापस आके भी हम आपके पास बैठे हैं। तो अच्छा, चाइना जब आप पहुँचे तो चाइना को लेके जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी तो चाइना क्या वैसा था? हमारी एक्सपेक्टेशन से हमने कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे जो है ना वो हमने फाइंड किया, हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे मिला। हम इतना सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ से हम बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत कंजस्टेड होती है। एक माहौल, दूसरा पाकिस्तान में जो है वो हमें वो टेम्पर नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा फील था, और बहुत एक पैम्पर्ड एनवायरनमेंट हमें वहाँ पे मिला। सबसे बड़ा डिफरेंस जो चाइना पहुँच के आपको नज़र आया कि जो पाकिस्तान को लेके और चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम को लेके हो गया था? सबसे बड़ा सिस्टम वहाँ पे यही है कि वहाँ पे जो है ना एक तो स्टडीज़ जो है ना, स्टडीज़ के हवाले से पाकिस्तान में हमें जो कहा जाता है ना कि आप लोग जो है ना अपनी मर्ज़ी से स्टडी नहीं कर सकते। जो बुक्स वो रिकमेंड करते हैं ना, पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज की अपनी बुक्स होती हैं, जो सिलेबस उनका होता है, ठीक है। चाइना में हमें हमारे टीचर्स जो होते हैं ना, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम पूरी दुनिया में हम किसी भी कोर्स की कोई भी सिलेबस की बुक हम लोग उठा के वहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे कि आपने ये बुक उठा के ये पढ़ना है, ये बुक से आपने ये पढ़ना है। वहाँ पे हम पूरी दुनिया से जितनी बुक्स आती हैं हम वहाँ से चीज़ें उठा के हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। इसकी वजह से एक हमें जो न्यू एक्सपीरियंस है ना वो मिलता है, और हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है इस चीज़ से। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि चाइना में पता नहीं चाइनीज़ मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो क्या आपकी जो स्टडी है वो चाइनीज़ मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी टोटली इंग्लिश मीडियम है। वहाँ पे सिर्फ़ जो दुकानदार होते हैं जिससे हम चीज़ें वगैरह बाय करते हैं, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश का मसला होता है। बाकी जो हमारे टीचर्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल पर्सनैलिटीड होते हैं, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होती है, और हमारा थ्रू जो है ना वो इंग्लिश में, पेपर भी हमारे इंग्लिश में होते हैं, हमारा स्टडी भी जो हम लोग क्लासों में पढ़ाते हैं वो भी इंग्लिश में होता है। और दूसरा हमारे टीचर्स जो है ना वो एशियन भी हैं, पाकिस्तानी टीचर्स भी हैं हमारे पास, और इंडियन टीचर्स भी हैं वहाँ पे, अच्छा, जो हमें पढ़ाते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी साथ-साथ आपको पढ़ाई जाती है? चाइनीज़ लैंग्वेज सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती हैं थोड़ी बहुत क्लासेस, और वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हमें वहाँ पे रहने-सहने के तरीके आ जाएँ, हमें पता हो कि चाइनीज़ को डील कैसे करना है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, जैसे वहाँ से कोई पाकिस्तान बंदा आता है तो पाकिस्तानियों को चाइनीज़ तो नहीं आती होती, और फिर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो वही पाकिस्तान वाला हिसाब है, कुछ बंदे इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो हम भी वहाँ जाते हैं
उनको सब बंदों को इंग्लिश नहीं आती होती, तो हम थोड़ी बहुत चाइनीज़ सीखते हैं और उसके फिर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होती हैं और हमें पता होता है कि हमने इनसे क्या चीज़ों की डिमांड करनी है, हमें क्या चाहिए और उन्हें हमसे क्या वो ठीक है। अच्छा, एमबीबीएस से हट के अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं फ्यूचर में आपके लिए? चाइनीज़ बेनिफिट्स तो एमबीबीएस के अलावा बहुत ज़्यादा है। एक तो ये होता है कि अगर हम लोग वहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं ना, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाइना में स्टे करना चाहते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि हम वहीं पे अपना फ्यूचर सेट करें, उसके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक इसमें ये होता है कि आप लोग किसी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको चाइनीज़ आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो टोटली पेशेंट्स होते हैं ना, वो चाइनीज़ होते हैं और उनको नेटिव लैंग्वेज जो है ना, वो सिर्फ़ आती होती है। उनका इंग्लिश से इतना वो कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता, ना वो सीखते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाइना में फ्यूचर सेट नहीं करना चाहते ना, आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेटर आप काम कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते, आप किसी दूसरे कंट्री में जाके भी चाइनीज़ के ट्रांसलेटर बन के आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। चलिए, चाइनीज़ लैंग्वेज के बहुत फ़ायदे होते हैं। अच्छा बासित, मुझे ये बताएँ कि आपकी जो एमबीबीएस की फ़ीस है वो पर ईयर कितनी है? हमारी एमबीबीएस की पर ईयर फ़ी होती है वहाँ पे 22,000 युआन। पीकेआर में कितनी बनती है? पीकेआर में बनती है ऑलमोस्ट, ये डिपेंड करता है जो चाइनीज़ करेंसी होती है ना, आरएमबी, उसके रेट पे वेरी करता है। कभी वो सस्ती होती है, कभी वो महंगी होती है। बेसिकली डॉलर के रेट पे वेरी करता है ना, कि मार्केट डॉलर पे चलती है। तो मैक्सिमम फ़ीस हमारी बनती है 8.5 लाख 9 लाख, इसके राउंड अबाउट हमारी जो फ़ी है ना यूनिवर्सिटी की, वो वेरी करती है। यही बच्चा अगर पाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहा हो सेल्फ पे, तो पाकिस्तान में क्या कॉस्ट आती है? पाकिस्तान के एमबीबीएस में हमने रिसर्च की थी, जब हमने जाना था तो बड़े शौक भी हुए थे देख के, क्योंकि हम बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि 23.5 से 24 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फ़ी होती है। उसके अलावा 4,60,000 रुपये जो है वो आपने हॉस्टल का पे करना होता है। उसके अलावा 60,000 रुपये इंश्योरेंस होती है। मतलब अगर आप उन जो जितने एक्सपेंस होते हैं ना, उनको अगर आप इकट्ठा करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 32 से 33 लाख रुपया पर ईयर जो है ना, विदाउट आपका जो पर्सनल एक्सपेंस है उसके अलावा जो। अच्छा, आपकी जो पर मंथ की पॉकेट मनी है, यानी कि मंथली आपका एक्सपेंस है, आपके खाने पीने के अखराजात, वो कितने हैं? खाने पीने के अखराजात भी हमारे ऊपर ही वेरी करते हैं, क्योंकि देखें, अगर हमने खुद खाना बनाना है ना, तो वो बहुत चीप पड़ता है पाकिस्तान के हिसाब से। एक जो लोकल बंदा होता है ना, वो ऑलमोस्ट अगर सारा महीना पूरा जो उसका कंप्लीट महीना है ना, उसका एक पैकेज बनाए ना और खुद बनाना खाना बनाए, या अगर वो बाहर से खाता है तो उसका खर्चा अलग होता है। अगर वो घर खाना बनाता है अपना, तो उसका ऑलमोस्ट 600 से 700 आरएमबी या 800 आरएमबी के दरमियान, जो पाकिस्तानी 32,000 रुपया बनता है, 30-32,000 रुपया आराम से इसके अंदर उसका गुजारा हो जाता है अच्छा खाना खा के। दूसरा होता है, अगर आपने बाहर जाना है तो फिर वो पाकिस्तान वाला हिसाब है कि अगर आप एक टाइम कभी 15,000 खा सकते हैं, इतना है, कभी 20,000 भी खा सकते हैं। वो स्टूडेंट पे वेरी करता है कि वो किस तरह की लाइफ को परस्यू करता है। ठीक है। अच्छा, चाइना को लेके एक मिथ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कि शायद वहाँ पे हलाल फूड नहीं मिलेगा, तो क्या वहाँ पे आपको हलाल फूड मैसर होता है चाइना के अंदर? नहीं, ये बिल्कुल, ये वाक़ई मिथ है, क्योंकि हम लोग जब हम लोग गए थे ना, तो हमें भी यही लगा था कि हमें हलाल फूड नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो कैंटीन है ना, जो यूनिवर्सिटी ने हमें प्रोवाइड की हुई है, उसके अंदर अगर 20 दुकानें हैं ना, तो 8 दुकानों से हमें हलाल फूड मिलता है। क्योंकि देखें आप, हम पाकिस्तानी वहाँ पे तकरीबन 250-300 पाकिस्तानी होगा हमारी यूनिवर्सिटी में जो, ठीक है? और उसके अलावा आप कह लें कि 7-8 हज़ार चाइनीज़ है। उनके ऊपर वो हमें फ़ोकियत दे के हमारे 8 जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो हलाल खुले हुए हैं। अच्छा, मतलब हमें वहाँ से इतना ईज़िली हमें हलाल खाना यूनिवर्सिटी की कैंटीन से मिलता है। उसके अलावा फिर हमारे पास ऐप्स होते हैं ऑनलाइन, हम डोर टू डोर डिलीवरी होती है, वो हमारे घर के बाहर चीज़ें दे के जाते हैं हमें, जो बिल्कुल जिसके ऊपर हलाल का टैग लगा होता है। और उसके अलावा पाकिस्तान की इम्पोर्ट सारी ए टू ज़ी, हमें पाकिस्तान के सारे जितनी चीज़ें पाकिस्तान से इम्पोर्ट होती हैं, वो हम ईज़िली अपने घर में मंगवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हॉस्टल कैसे होते हैं वहाँ पे, किस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं आपके लिए? हॉस्टल्स भी वहाँ पे 2 तरह के होते हैं, वो भी वेरी करता है आप पे कि आप किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। एक हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे मतलब के रूम्स होते हैं, उसके जो रेंट होते हैं ना, वो भी वेरी करते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छे रूम्स में रहना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट होती है 3 लाख पर ईयर, और जो दूसरी बिल्डिंग होती है, उसका होता है तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये रेंट होता है, ठीक है? और पर ईयर। और उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत दोनों में तकरीबन सारी होती हैं। मतलब 24 घंटे, जो महंगे वाले हॉस्टल्स होते हैं, उसमें 24 घंटे आपको गर्म पानी मिलता है, ठीक है? जो दूसरे सस्ते वाले हैं ना, उसके एक टाइम्स होते हैं, मतलब दिन में 8-10 घंटे वो गर्म पानी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो इन्वर्टर्स हैं, वो 24 घंटे आपके पास होते हैं, और बिजली वहाँ पे जाती नहीं है बिल्कुल भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी बिजली चली जाए पाकिस्तान की तरह से। और बाकी सारी फैसिलिटी सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में या और हम चाइना की बात करें तो 80 to 90% जो फीमेल स्टूडेंट वहाँ पे जाती हैं एमबीबीएस के लिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली फीमेल ज़्यादा होगी, तो क्या वहाँ पे वो सिक्योर हैं या नहीं? सिक्योरिटी की बात करें तो मैं कहता हूँ कि चाइना इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना,
वहाँ पे तकरीबन हमें हो गए हैं 3 साल हो गए हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो तीसरा साल हमारा वहाँ पे जा रहा है अभी। तो हम लोग देखते हैं कि रात को लड़कियाँ खुलेआम 3-4 बजे, सुबह के 12-1 बजे, कोई कुछ नहीं कहता। उसकी मेन वजह ये है कि हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। कभी कोई हमने अपनी आँखों से देखे हैं 2-3 इंसिडेंट होते हैं, अगर कोई मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है ना बाइक पे या टकराता है किसी के साथ, तो मैक्सिमम 0 पॉइंट जो है ना वो 5 सेकंड लगते हैं या 1 सेकंड लगता है, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। क्योंकि उनका ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम है कि एक रोड के ऊपर ना उनके 2 पुलिस चेक पोस्ट होते हैं, ठीक है? वहाँ पे 1-2 सेकंड में पुलिस आती है, फिर वो कैमरा की रिकॉर्डिंग्स निकालते हैं, फिर जिस बंदे का जो गलती होती है उसको फ़ाइन किया जाता है। और सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा उन्होंने एक जो है ना मैनेज किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि चाइना का जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और पाकिस्तान का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। देखिए, हमें जो हमारी स्टडीज़ है ना मेडिकल की, उनके अंदर हमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा सिखाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमें जो हमारा दूसरा तीसरा सेमेस्टर होता है ना, उसी के अंदर ही हमें डेड बॉडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे तीसरे चौथे साल में होता है। अच्छा, कितने स्टूडेंट को एक बॉडी प्रोवाइड की जाती है? हमारी 2 डेड बॉडीज़ होती हैं, एक फीमेल होती है और एक मेल होती है, और हमारा तकरीबन 20 या 25 बच्चों के मतलब पूरी ओवरऑल क्लास होती है ना, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, और एक दिन एक बच्चे की क्लास होती है, दूसरे दिन दूसरे की होती है। और अगर आप ये बात करें कि हम हॉस्पिटल्स में जाएँ, तो हमें पाकिस्तान की तरह ऐसे जैसे आप देखते हैं कि लाइनों में नहीं लगना पड़ता, डॉक्टर्स की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ती। एक बड़ा वेल डिवेलप्ड, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि चाइना ने एक मशीन, रोबोटिक मशीन तैयार की है, उसमें उन्होंने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। मतलब कि एक बंदा जो है ना, पहले के यहाँ से हम अब इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो कराची में एक बंदा है, उसने सर्जरी करवानी है, तो चाइना ने एक मशीन तैयार की है जिसके अंदर वो डॉक्टर बैठता है और वो कमांड देता है मशीन को, और वो जो सर्जरी है ना वो परफॉर्म हो रही है कराची में, और वो सक्सेसफुल हुई है। ये अभी रिसेंट एक चाइना में उन्होंने ये मशीन तैयार की है। ज़बरदस्त। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि एक डॉक्टर जो है, एमबीबीएस डॉक्टर, एफएससी की स्टेज से लेके एक प्रॉपर कंसल्टेंट डॉक्टर बनने तक जो उसका सफ़र है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? उसमें देखिए ये होता है, एक तो होता है कि जो हमारी बेसिक स्टडी होती है ना 5 साल की एमबीबीएस में, अब 5 साल की हमारी स्टडीज़ होती हैं, 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती है, ठीक है, एमबीबीएस में। उसके बाद बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसने किस जो है स्पेशलाइजेशन में जाना है। डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज से होती हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में ये होता है कि हम लोग जो अपीयर होते हैं ना बाहर से, यहाँ पे आके टेस्ट वगैरह देते हैं, तो यहाँ पे सीट्स इतनी लिमिटेड होती हैं कि हमारी इंडक्शन ही नहीं होती। मतलब वो पिछले जो बंदे लगे हुए होते हैं, अगर वो ड्रॉप होते हैं तो हमें सीट मिलती है। इसके अंदर हमारे 1-2 साल जो है ना वो वेस्ट भी होते हैं। अब बाहर ये होता है कि आपने अभी आपका लास्ट पेपर ख़त्म हुआ है ना एमबीबीएस का, उसके फ़ौरी बाद अप्लाई करें आप, और 10 दिन के अंदर जो है ना आप अपने जो मास्टर्स अगर आपने करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या पीएचडी करनी है, जो भी। अब जो जनरल फिजिशियन होता है ना, जिसने मतलब किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन की होती है, उसका ये प्रोसेस होता है कि आपने जो पहले 5 साल, जो अगर आपने पाकिस्तान में करना है तो 5 साल जो है उसने एमबीबीएस के देने हैं। 1 साल उसका इंटर्नशिप का होता है, ठीक है, जो हमारी होती हैं, जो पाकिस्तानीज़ होते हैं वो हाउस जॉब करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग जो हैं जो बाहर से आते हैं, उनके लिए एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है जो जिसको एनएलई कहते हैं, वो हम क्लियर करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे लिए ना जो एमओ की जॉब्स होती हैं ना, मेडिकल ऑफिसर की, वो जॉब्स हमारे लिए होती हैं। उसकी बेसिक सैलरी होती है 60 से 70 हज़ार रुपया। और हम जो चाइना वाले होते हैं ना, जो दूसरे कंट्रीज़ में एमबीबीएस कर रहे होते हैं, उसके पास एक जो आप कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, वो ये होती है कि आप अपने 3rd या 4th ईयर में ना वहाँ से किसी भी कंट्री का टेस्ट दे सकते हैं, जो लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं। अब वो दें वहाँ से, जो उसके हर जो जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, उनके 2-2 स्टेप्स होते हैं। अब वहाँ से आप टेस्ट दें, और अगर आपका पहला फेज़ क्लियर होता है ना, वो होता है थ्योरी, मतलब वो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं, और दूसरा जो होता है ना वो क्लिनिकल होते हैं, अक्सर क्लिनिकल होते हैं। तो अगर एक पाकिस्तानी की रूह से देखें कि अगर हमने बाहर जाना है, तो हमें पाकिस्तान में आके ना अपनी हाउस जॉब 1 साल की चाहिए होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। फिर हम वो करते हैं। अगर हम पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है बाहर जाने की, लेकिन अगर हम वहाँ से अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ईजी सा हो जाता है कि हमें बड़ा स्मूथ प्रोसेस होता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का इतना रश नहीं होता। यहाँ पे आप देखते हैं कि एम्बेसी में बंदे ही बंदे होते हैं। आजकल हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो बाहर जाए। तो ये होता है कि आप 5 साल का एमबीबीएस होता है, उसके बाद साल की हाउस जॉब जो होती है, उसके बाद 2 साल की जो है ना वो स्पेशलाइजेशन होती है। उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में एज अ जनरल फिजिशियन, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आपने काम किया हो, आपको अच्छी जॉब क्या है मिल सकती है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जॉब्स का। बेशुमार जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि चाइना में जॉब्स अलाउ है, जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जॉब अलाउ नहीं है, और मैं स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ। आप क्योंकि चाइना 3 साल रह के भी आए हुए हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जॉब अलाउ है या नहीं, और अगर अलाउ नहीं है या अगर अलाउ है तो एक स्टूडेंट मेडिकल का जो है वो टाइम दे सकता है जॉब को?
नहीं, ये बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर वो ये माइंडसेट सेट करके जाते हैं अपना कि हम लोग वहाँ पे जाके जॉब करेंगे और अपनी फ़ी वगैरह पे करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। एज़ ए मेडिकल स्टूडेंट और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे 2.5 साल का, हमने आज तक नहीं देखा कि कोई मेडिकल का जो स्टूडेंट है ना हमारी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट से वो कोई काम कर रहा हो वहाँ पे। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती कि आप काम करो, ठीक है? और दूसरी बात ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो ईएस सिस्टम होता है, हमारा वहाँ पे होता है सेमेस्टर सिस्टम। हमारे 4.5 माह बाद 5 माह बाद हमारे जो फाइनल्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी सेमेस्टर ब्रेक होती है, उसके बाद जो है ना हमारा जो अगला नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट होता है। अब उस सेमेस्टर ब्रेक के दौरान भी हमारे जो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, मतलब हमें एक वो पीडीएफ फॉर्म में एक वो डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसके अंदर हमें अपना डाटा पुट करना होता है कि अब आपने अपनी छुट्टियां किधर गुजारनी है। उस दौरान अगर हमें सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं या इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं, हम काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो हमें चाइनीज़ जो है ना उनके लॉ के अकॉर्डिंग हमें 2 लाख रुपया पाकिस्तानी फ़ाइन होता है। उसके अलावा हमें एक वार्निंग की शक्ल में एक लेटर मिलता है। हो सकता है अगर आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और अब 2-3 दफ़ा आप पकड़े गए हैं काम करते हुए, तो वो आपको डिपोर्ट भी कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल भी काम करना चाइना में अलाउ नहीं है एज़ ए मेडिकल स्टूडेंट। लेट्स सपोज अगर आपको काम अलाउ हो तो आप कैसे मैनेज करें इसको? अगर हमें काम अलाउ हो तो हम साल बाद जो घर आते हैं ना वेकेशंस में 2-3 महीने, अगर हमें काम अलाउ होता है फ्यूचर में, तो हम 2-3 महीने काम करके वहाँ पे आराम से अपनी फ़ी निकाल सकते पूरे साल की? हैं, पूरे साल की। ठीक हो गया। बासित, आखिर में सॉफ्ट कंसल्टेंट्स के लिए कोई एक लाइन? देखें, सॉफ्ट कंसल्टेंट सबसे पहले अगर किसी बच्चे ने बाहर जाना होता है ना, तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मार्केटिंग है ना आज की कंसल्टेंट्स की, बहुत मुश्किल होता है ये चूज़ करना कि हम किस कंसल्टेंट्स के थ्रू जाएँ, ठीक है? जब हमारी आपसे मुलाकात हुई, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया हमें, अब एडमिशन तो बंदा किसी के थ्रू भी करवा सकता है, फिर लोग भूल जाते हैं। हमारे साथ आपका वो जो रिलेशन है ना, वो आपका इस वजह से, क्योंकि आप जो है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपने हमें गाइडलाइन दी, क्योंकि आपने जो बेसिक रियलिटीज़ थी ना, आपने सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं दिए हमें, जो नेगेटिव बातें थी वो भी आपने हमें बताई, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा कि चलें हमें वहाँ पे जाके ये चीज़ें फ़ेस करने को मिल सकती हैं। और अगर हम उस चीज़ के लिए तैयार ना होते, तो फिर हम आपसे गिले-शिकवे करते, हम कंप्लेंट्स करते कि आपने इस चीज़ के बारे में हमें बताया नहीं है। ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, जिसकी वजह से हमने आपकी तरफ रुजू किया। दूसरा, एडमिशन से लेके तो सब एडमिशन करवा लेते हैं, वीज़ा प्रोसेस है, सब कुछ हो जाता है। वो तो आपने एज़ यूजुअल सबका किया, लेकिन हमें आप एयरपोर्ट पे जब हम यहाँ से गए पहली दफ़ा, तब भी आप हमें ड्रॉप करने गए, फिर हम वापस आए, आपने हमें वहाँ से पिक किया। वो एक अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ-साथ जिस बंदे ने हमें भेजा हुआ है, और थ्रू आउट हमें किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, फिर भी हम आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें बड़ा एक अच्छे वे में रिस्पॉन्स करते हैं। इस वजह से अब तो, जब हम गए थे तो तब हम एज़ अ मतलब कंसल्टेंट थे, अब जब हम वापस आए हैं, तो फिर 2 साल के बाद हम आए हैं, तो देखें अब इतनी दूर से हम चल के आए हैं, तो ये एक हमारा फैमिली जो है ना, आप कह सकते हैं कि रिश्ता बिल्ट हो गया है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमें जो है ना बड़े अच्छे कंसल्टेंट्स मिले हैं और बड़े अच्छे से गाइड करते हैं। थैंक यू, प्राउड होता है हमें इससे। थैंक यू सो मच। तो ये थी अब्दुल बासित, जो कि ननकाना साहब से बिलोंग करते हैं, और इनकी स्टोरी आपने सुनी। चाइना की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हमने आपके साथ शेयर की। आइंदा भी इंशाल्लाह मज़ीद भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन चाइना को लेके जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।